हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबका शुभजीत चक्रवर्ती लेकर हाजिर हुआ हूँ एक इम्पॉर्टेंट विषय। इस विषय को लेकर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। इस विषय को लेकर ऑलरेडी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, बहुत हल्ला हो रहा है और इस बारे में बहुत लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। कोई इसके सपोर्ट में, कोई इसके विरुद्ध में। ठीक है, तो आप सब जानते हैं इन कॉकरोचों का आज क्या कांड है। कॉकरोचों का मतलब इनके कांड, इनके काम के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खबर देख रहे हैं। सोशल मीडिया में भी बड़े विस्तारित चर्चा हो रहा है इनको लेकर। तो 6 जून को जंतर मंतर के सामने इन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा था, तो उस प्रोटेस्ट के बारे में भी हम विस्तार में बातें करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब इतना तो जानते ही होंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। चलिए आपको बताते हैं। तो आप सब ये इतने बात तो जानते ही होंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, जहां से कॉकरोच जनता पार्टी ये आंदोलन खड़ा हो गया। तो देखिए सूर्यकांत जी ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल क्यों किया और उनका कहने का क्या मतलब था, ये बात जानने के लिए उनके पूरी स्पीच, पूरी घटना को जानना ज़रूरी है। तो बहुत लोगों ने इस घटना को जानने की कोशिश नहीं करी और ये जो शब्द है आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसको उठाकर इसका गलत इस्तेमाल किया गया, एक गलत इम्प्रेशन रखा गया लोगों के सामने, एक गलत छवि उनके सामने बनाया गया और फिर लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा भी बहुत किया, जिसकी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं थी। अब क्यों नहीं थी, इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। तो दिल्ली में एक लॉयर है जो एडवोकेट बनने के लिए लगातार 3-4 बार अर्जी डाल रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने। तो देखिए, किसी भी लॉयर को एडवोकेट बनने के लिए मेहनत काफ़ी करना पड़ता है और हर एक लॉयर में वो काबिलियत नहीं होती एडवोकेट बनना, और आसान बात भी नहीं होता है। काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल केसेस को सक्सेसफुली हैंडल करना, अपना काम सालों से मतलब अच्छे तरीके से करना, एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करना, ये सब अगर आप में नहीं होता है एज अ लॉयर तो आप एडवोकेट बन नहीं सकते। और एक लॉयर का एडवोकेट बनने के लिए जजेस का एक अलग से पैनल बनता है और उस पैनल के में जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, वो तो सारे जजेस होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉयर एडवोकेट बनेगा या कौन सा लॉयर एडवोकेट नहीं बनेगा, ऐसे बनता है। तो आप समझते होंगे कि ये लॉयर से एडवोकेट बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये लॉयर बेशर्मों की तरह लगातार अर्जी दिए जा रहा था कि प्लीज़ मुझे एडवोकेट बना दीजिए, बना दीजिए। तो सूर्यकांत जी ने उनको जवाब दिया। तो सूर्यकांत जी ने कहा कि देखिए भाई साहब, एडवोकेट बनना इतना आसान नहीं होता है और वैसे भी आजकल लोगों को मेहनत तो करना नहीं होता है। मेहनत करने के बजाय, पढ़ाई करने के बजाय लोग फेक डिग्रीज निकालते हैं, फेक डिग्रीज बना के आ जाते हैं। आजकल लोग फेक डिग्रीज बना के LLB की मतलब कोर्स परसू करते हैं या बड़े बड़े कोर्सेस फेक डिग्री, फेक सर्टिफिकेट लेकर परसू करते हैं और जब वो इन डिग्रीज को कंप्लीट नहीं कर पाते तो फेक सर्टिफिकेट्स, फेक डिग्रीज बना के ये नौकरी मांगने आ जाते हैं। तो नौकरी तो इनको मिलता नहीं और फिर यही लोग मतलब सोशल मीडिया में आके गला फाड़ते हैं। गला फाड़ के एजुकेशन सिस्टम के नाम पर कुछ भी हकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो यही लोग हमारे सिस्टम में कॉकरोच जैसे हैं। ये लोग हमारे सिस्टम में कॉकरोच है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का मतलब जुबानी थी, उन्होंने ये कहा था। लेकिन अफसोस की बात ये है कि उनकी पूरी स्पीच को लोगों ने सुना नहीं, लोगों ने पढ़ा नहीं और कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल आउट ऑफ कंटेक्स्ट गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, एक गलत प्रतिच्छवि बनाई गई लोगों के सामने और फिर बेकार में सूर्यकांत को सोशल मीडिया में टारगेट करना लोगों ने शुरू कर दिया।
और आपको पता है कि यह काम किसने किया, किन्होंने किया। और उन्होंने बाद में आके कॉकरोच जनता पार्टी का स्थापना कर लिया। उनके मुख्य लीडर अभिजीत डिपके, जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, ये महाशय यूएसए में रहते हैं। वहाँ से उन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी का स्थापना कर लिया। और इस पार्टी में और भी कई सारे सदस्य हैं। इनमें से एक है सौरभ दास, जो कि हमारे दुग्गल साहब ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर कहलाते हैं। और भी कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ऐसे ऑपोजिशंस के साथ जुड़े हैं। और ये सब एंटी बीजेपी है, एंटी मोदी है। मतलब दिन हो रात हो हमेशा मोदी को गालियाँ देना, भारत देश के संबंध में उल्टी सीधी बातें करना, यही इनका काम है। और ऐसे वक्त में नीट एग्जाम्स के जो पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स है, वो लीक हो जाते हैं। और ऊपर से सीबीएसई का भी वो एपिसोड हो जाता है जहाँ पे पेपर्स ठीक से चेक नहीं होते, मार्क्स बहुत कम दिए जाते हैं। तो आज स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। उनको पता नहीं है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। और ख़ासकर नीट पेपर का लीक होने के बाद काफ़ी सारे नीट स्टूडेंट्स ने आत्महत्या भी कर लिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आप सब जानते हैं कि ये नीट का जो एग्ज़ाम होता है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मतलब नीट पेपर अगर आप सक्सेसफुली पास कर गए, सक्सेसफुली अगर आप क्रैक कर गए, तो आपको बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो सोचिए, इस पेपर को क्रैक करने के लिए स्टूडेंट को कितना मेहनत करना होता है। सालों साल बिना नहाए, बिना खाए पिए पढ़ाई करते रहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें से ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब घर से आते हैं। मतलब उनके फैमिली इनकम उतना अच्छा नहीं होता है, उनकी मतलब इकोनॉमी बहुत ही ख़राब होता है। तो कैसे जुगाड़ करके ये एग्ज़ाम देने कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, जहाँ पे नीट एग्ज़ाम्स के मतलब सब कंडक्ट होता है, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में, कभी बेंगलोर में, कोई भी शहर में। तो कैसे ये सारे स्टूडेंट्स जुगाड़ लगा के वहाँ आते हैं, अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। उनके माँ बाप लाखों रुपए खर्च करते हैं कोचिंग सेंटर्स के पीछे, ताकि उनके बच्चे, उनको सही शिक्षा मिले, वो पढ़ाई अच्छी तरीके से कर पाए, वो आगे जाके डॉक्टर बने। आंखों में सुनहरे सपने हैं उनके, और उन सुनहरे सपने को पूरे करने के लिए लाखों रुपया ऐसे ही चला जाता है। और वो रुपए जुगाड़ करने के लिए माँ बाप को इधर उधर से कर्जा लेना होता है, और भी कई मेहनत उनको करने होते हैं, कई परेशानियों से पूरे परिवार को झेलना होता है। और ऐसे में अगर नीट पेपर लीक हो जाए तो आप ज़रा सोचिए कि उन स्टूडेंट्स के दिल पर क्या गुजरता है। तो 15 से 20 स्टूडेंट्स उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हो गया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनकी रेजिग्नेशन की मांगे होने लगी। तो अभिजीत डिपके, सौरभ दास और भी जितने सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारे दुग्गल साहब, राहुल गांधी साहब और हमारे रविश कुमार साहब, तो सब लोग मिलकर एकजुट हो गए कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना चाहिए, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी कैसे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? अनपढ़ गवार लोगों को अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो पेपर्स तो लीक होंगे ही। इस तरह की बातें हर जगह फैल गई। तो अभिजीत डिपके ने तय किया कि 6 जून वो इंडिया आएंगे, जंतर मंतर के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और नीट पेपर लीक के बारे में ये मतलब सवाल उठाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी की रेजिग्नेशन का मांग करेंगे। तो बहुत लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन उसी चक्कर में बहुत लोगों ने इस कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत भी खोल दिया। तो अकॉर्डिंग टू अभिजीत डिपके, अकॉर्डिंग टू द कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर्स एंड देयर सपोर्टर्स, उनके सोशल मीडिया में जो फॉलोअर्स है वो बीजेपी से कई ज़्यादा है।
हाँ, ये बात सही है कि इंस्टाग्राम में कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो बीजेपी के इंस्टाग्राम पेज से तो कई ज़्यादा है, लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि इनके जो जितने फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर ही खरीदे हुए हैं। और जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, खासकर रिपब्लिक टीवी में भी इस बात को एकदम सबूतों के साथ साबित की गई कि इट्स अ बॉट एंड बॉट कैंपेन। तो बॉट्स खरीद के, फेक फॉलोअर्स बना के ये कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन को खड़ा किया गया। और मेरा मानना ये है कि जिस चीज़ की बुनियाद झूठ से शुरू होती है ना, वो चीज़ ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है, हिल जाता है। चाहे वो कोई मकान हो, चाहे वो कोई आंदोलन हो या कुछ भी हो, अगर बुनियाद झूठ है, बुनियाद झूठ से बनी हो, तो वो मकान, वो आंदोलन या वो इमारतें वो टूट जाती है। तो ऐसा ही हाल आज कॉकरोच जनता पार्टी का भी हो गया है। लोगों के सामने सच्चाई अहम वक्त पे खुल गया। तो ये अभिजीत डीपके ये आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये आप सब जानते हैं। क्या था कि सौरभ दास ये ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर हैं, और भी कई सारे मतलब इनके मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट भी किया। और इस पेज को बाहर से मतलब फंडिंग मिलता रहा। यूएसए से फंडिंग मिली, फोर्ड फाउंडेशन से भी इनको फंडिंग मिला। फोर्ड फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का कंपनी है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सब जानते हैं। तो बाहर से फंडिंग लेकर ये पूरा मतलब आंदोलन खड़ा हुआ। और जो 22.8 मिलियन फॉलोअर्स के ये ठोस देते आए हैं, तो कैंसस का एक शहर, एक इलाका है टोपेका में जो जनसंख्या है वो 1,26,000 का है, करेक्ट। लेकिन वहाँ से फॉलोअर्स कितने आए इस कॉकरोच जनता पार्टी को? 8.6 मिलियन। 1,26,000 है लेकिन 8.6 लाख फॉलोअर्स वहाँ से, टोपेका से। और फिर कोस्टा रिका से 8.9, मलेशिया से 8.9, इटली से 8.9, पैलेस्टीन से 8.9। तो ऐसे बहुत सारे जगह से इतने सारे फॉलोअर्स आए। तो आप यही से समझ लीजिए कि इसका बुनियाद कितना झूठ कितना सच है। मतलब ऐसे ऐसे देश जिनका भारत देश से कोई लेना देना नहीं है और भारत के साथ इन मुल्कों की कोई पॉलिटिकली दुश्मनी नहीं है, सोचिए वहाँ से इतने सारे फॉलोअर्स इसको कैसे मिले। और अकेले टोपेका में 1,26,000 जनसंख्या है, वहाँ से 8.5 मिलियन फॉलोअर्स या 8.6 मिलियन फॉलोअर्स कैसे आ गए? तो भाई तुम फ्रॉड हो, शुरू से फ्रॉड हो। और कॉकरोच जनता पार्टी ये आम आदमी पार्टी का एक ऑनलाइन वर्जन है। तो भाई आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर है अरविंद केजरीवाल, वो किस तरह के फ्रॉड निकले, इस बारे में उम्मीद करता हूँ कि मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं। 2025 में ही लोगों ने उनको धक्के मार के निकाल दिया, उनके सरकार को गिरा दिया। और अगले साल पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो भाई तुम्हारे पार्टी के फाउंडर फ्रॉड है, तो अभिजीत डीपके वो तो उनका नौकर है। और सोचो यूएसए में सब फंडिंग लेकर इस तरह का ये बॉट एंड बॉट कैंपेन चलाते आ रहे हैं। और 6 जून को जो प्रोटेस्ट रैली हुई, जो प्रोटेस्ट मीटिंग हुई, वो एक कॉमेडी सर्कस बनकर रह गई। तो जितने फॉलोअर्स का ये ठोस दे रहे थे, उसका शायद 1% भी उस दिन प्रोटेस्ट रैली में हाजिर नहीं हुए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये अरफा खानुम जी
जो बीजेपी के बहुत बड़े विरोधी है, उन्होंने साफ कहा है। और जितने लोग आए थे, ज़्यादातर लोग प्रेस से थे, मीडिया से थे, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स थे और बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग थे। दिस वॉज सपोज टू बी अ प्रोटेस्ट रैली फॉर द यूथ, लेकिन यह बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग शामिल थे। और बाकी तो कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया वाले या फिर ऐसे मीडिया प्रेस वाले, और हाँ JNU वाले, JNU के सारे स्टूडेंट्स। JNU ये कितना एक रेडिकल इलाका है, रेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के सारे स्टूडेंट्स, वहाँ के सारे स्टूडेंट्स नहीं, वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन है वो सब, तो यही सारे लोग थे। लेकिन नीट का एक भी स्टूडेंट वहाँ पर शामिल नहीं था और ना ही उनके माँ बाप शामिल थे। बहुत सारे लोग हाजिर हुए, सोनम वांगचुक भी हाजिर हुए, तो सारे के सारे एंटी बीजेपी वाले लोग वहाँ हाजिर हुए। लेकिन नीट का एक भी स्टूडेंट हाजिर नहीं था, CBSE के एक भी स्टूडेंट्स हाजिर नहीं था। उनका क्या प्रॉमिस था कि नीट कैंपेन को लेकर सवाल उठाएंगे, लेकिन असली बात तो ये है कि वहाँ पर नीट कैंपेन को लेकर एक भी सवाल नहीं उठाया गया। और प्लेकार्ड में तो साफ साफ लिखा था धर्मेंद्र प्रधान यू मस्ट रिजाइन, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बारे में एक शब्द भी इन्होंने नहीं कहा और ना ही उनकी रेजिग्नेशन की मांगे हुई। तो इंडिया आने से पहले ये अभिजीत दीपके, सौरभ दास बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि उनको पूरा हक है कहीं भी प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की, पुलिस से परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। मतलब कहीं भी प्रोटेस्ट करने से पहले आपको पुलिस थाने से परमिशन लेना होता है, लेकिन इनका यह दावा था कि ये किसी पुलिस थाने से परमिशन नहीं लेंगे, बिना परमिशन के प्रोटेस्ट करेंगे। जिस दिन 6 जून को अभिजीत दीपके साहब आएंगे उसी दिन ये पुलिस थाने जाएंगे और उनको वहाँ से परमिशन मिलेगी नहीं, तो ये इस बात को लेकर वहाँ हंगामा खड़ा कर देंगे। इस तरह की बातें अभिजीत दीपके हर जगह बोलते फिर रहे थे, यहाँ तक कि एक टर्किश मीडिया को भी इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और उसके बाद एक खबर सुनने को आई कि अभिजीत दीपके को US से इंडिया डिपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया डिपोर्ट क्यों किया गया? क्योंकि US के जनता को भी उसने मतलब पॉलिटिकली प्रोवोक करने की उसने कोशिश करी। और US में अभिजीत दीपके टेम्पोररी वीज़ा लेकर आए थे एज ए स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकतें करी स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ के लोगों को उन्होंने पॉलिटिक्स के नाम पर ऐसे भड़काना शुरू किया कि वहाँ की सरकार तंग आ गई थी और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और अभिजीत दीपके का वो फोटो तो आपने देखा ही होगा जहाँ पर उनको हथकड़ी पहनाया गया था। तो सोच लो, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की असलियत ये है कि उसको USA से डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि USA से इंडिया आ रहे हैं या प्रोटेस्ट करने के लिए। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि उस दिन पुलिस थाने ने उनको प्रोटेस्ट के लिए परमिशन दे दी, मंजूरी दे दी। मतलब पुलिस वालों ने कोई भी बाधाएं देने की कोशिश ही नहीं करी, बल्कि जिन लोगों ने इन प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करी पुलिस ने उनको रोका, पुलिस ने उनको पकड़ा। लेकिन पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश नहीं करी, बल्कि प्रोटेस्ट को उन्होंने चलने दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि शाम 5 बजे तक आप जितना चाहे प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको ये इलाका छोड़ना होगा। लेकिन भाई 3 साढ़े 3 बजे के अंदर ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। जो अभिजीत दीपके देश को चलाने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी को मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप से उखाड़ने की बात करते हैं, बीजेपी को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं, उनसे 1-2 घंटा धूप में खड़ा नहीं होया जाता। वो धूप में खड़े भी नहीं हो सकते ढंग से। 1-2 घंटे के अंदर इनको AC गाड़ी में एस्कॉर्ट किया जा रहा था। और हमारे सौरभ दास, एक और महान कलाकार, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि पुलिस से परमिशन क्यों लेंगे, ये हमारी कानूनन अधिकार है, हम जो चाहे करेंगे। भाई तुम लोग जर्मनी USA में बैठे रहोगे
इस देश में तो रहते नहीं हो और बड़ी बड़ी बात करते रहते हो, लेकिन तुमसे प्रोटेस्ट भी ठीक से होता नहीं है। 10 मिनट तुमसे बैठा नहीं जाता और ये महाशय कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक कुछ पी रहे थे और एक बड़े बुजुर्ग जो उनके नौकर हुआ करते हैं वो उनको हवा दे रहे थे, हवा कर रहे थे उनको। ये सब चल रहा था प्रोटेस्ट के नाम पे, सारा नौटंकी चल रहा था पूरा। और हाँ, वहां पर LGBTQ के मेंबर्स भी हाजिर थे, LGBTQ के मेंबर्स भी वहां हाजिर थे। तो उस प्रोटेस्ट में सब कुछ हुआ, लेकिन नीट पेपर को लेकर ना एक डिस्कशन हुई, ना धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कोई मांग की गई। तो जो वादा इन्होंने किया वो वादा इन्होंने निभाया नहीं। तो आप हमको बताइए कि इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी को किस मुंह से सपोर्ट करना चाहिए, किस मुंह से सपोर्ट करेंगे। उन्होंने सिस्टम पर कुछ अहम सवाल उठाए। क्या अहम सवाल उठाया? ये जय भीम लेकर BR अम्बेडकर की किताब दिखा के, और क्या बोल रहे थे कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम क्यों करती है। मतलब आप कास्टिज्म को लेकर सवाल उठा रहे थे, हिंदू मुस्लिम को लेकर आपने सवाल उठा लिया, LGBTQ को लेकर सवाल उठा लिया, और भी कई तरह तरह के आपने सवाल उठा लिया। लेकिन जिस मुद्दे पर आपको सवाल उठाना था उस मुद्दे पर आपने एक भी सवाल उठाया क्या? नीट स्टूडेंट के लिए आपने कुछ नहीं किया, यू डिड नथिंग फॉर देम। और वो अच्छा हुआ कि नीट का एक भी स्टूडेंट वहां पर हाजिर नहीं हुआ। अगर वो हाजिर होते तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद होनी थी, क्योंकि 21 जून को उनका री एग्जामिनेशन होना है। और इस मूवमेंट से एक बात साबित हो गई कि इनका किसी के मतलब भलाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए यूथ को, हमारे युवाओं को भड़काना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे देश में क्रिएट हो सके और ये इसका फायदा उठा सके। अगर ऐसा उनका इरादा नहीं है तो नीट को लेकर एक सवाल क्यों नहीं उठा लिया, एक सवाल क्यों नहीं उठा पाए? भाई पुलिस ने तुमको परमिशन दे रखा था, सरकार ने भी तुम्हें परमिशन दे रखा था, किसने तुमको रोका नहीं। यहाँ तक कि पुलिस ने अभिजीत टिपके को पूरा प्रोटेक्शन दिया, एस्कॉर्ट किया, फिर भी आपने अहम मुद्दों पर सवाल क्यों नहीं उठाया? नीट का मुद्दा एकदम अहम था। अगर आपने इस मुद्दे पर सवाल उठाया होता, अगर आपने जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड की उनके माँ बाप से अगर आपने माइक में कुछ बोलवाया होता, तो शायद सरकार पर एक दबाव पड़ता, शायद धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ता। ये काम हो सकता था अगर आपका इरादा सही होता तो। लेकिन टिपके साहब, आपके इरादे के बारे में ना हर कोई जान चुके हैं और आप देश चलाने की बातें करते हैं। यहाँ के धूप में आपको तकलीफ होती है और आप देश चलाएंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये खड़े खड़े भाषण भी देते हैं, काम भी करते हैं और काफ़ी देश विदेश में यात्रा करते हैं ताकि हमारे देश सुरक्षित रहे। काफ़ी देशों के साथ ये हर चीज़ के मामले में डील करते रहते हैं। कभी पेट्रोल के मामले में डील करते हैं, कभी खाने पीने के मामले में, और काफ़ी ट्रेड डील्स साइन करके आते हैं ताकि हमारे देश में कोई कमी ना हो। हमारे देश को बचाने की ये हरदम कोशिश कर रहे हैं। और मोदी साहब, उनका उम्र है 77 साल की उम्र में ये इतने फिट है, इतने काम कर रहे हैं। और आप टिपके साहब, आप धूप में खड़े तक हो नहीं सके और आपने जो वादा किया उसका 1% भी आपने नहीं की। और जितने फॉलोअर्स की आप मांगे करते हैं उसका 1% भी यहाँ नहीं आता है। एक भी जेन्युइन फॉलोअर यहाँ पर मौजूद नहीं था। और जितने भी लोग आए सब यहाँ खाने पीने में व्यस्त थे। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। बहुत लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का नाम ही याद नहीं। मतलब उनसे पूछा जाए तो कह रहे थे कि अमित प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान को अमित प्रधान बनाया जा रहा है। और
और हाँ, उमर खालिद को लेकर भी काफ़ी बातें हो रही थी कि उमर खालिद को आज़ाद करो। और उनके कुछ वो कश्मीर वाले नारे लग रहे थे कि हमको चाहिए आज़ादी, देश को चाहिए आज़ादी, आज़ादी हम मांग के लेंगे। इस तरह की मतलब स्लोगन्स भी झाड़ रहे थे। कश्मीर वाले स्लोगन्स नीट के मुद्दे में कहाँ से आ गया, कोई बता सकता है? और ये उमर खालिद का मुद्दा नीट वाले हिस्से में कहाँ से आ गया? और सिस्टम को क्वेश्चन करने की आप बात करते हैं, आपको पता नहीं है क्या कि उमर खालिद कौन है? उमर खालिद वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है जो इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहता है, कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बातें करते रहते हैं। वो उमर खालिद को जेल हो जाता है और जो उन्होंने बातें करी है वो नॉन बेलेबल है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसके वजह से उनको अभी तक बेल नहीं मिला और वो जेल में सड़ रहे। और फिर भी उनकी आज़ादी को लेकर ये जेएनयू वाले, ये डिप के सब के सब मतलब मोर्चा निकाल रहे, आवाज़ उठा रहे। और जेएनयू वालों की मैं क्या बात करूं, अफजल गुरु जैसे टेररिस्ट के लिए मोर्चा तक उतार लेते हैं। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक करने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था, पार्लियामेंट अटैक्स में जिनका नाम आया, जिनको फांसी हुई, वो भी कांग्रेस के टाइम पर। उस अफजल गुरु के लिए मोर्चा उतारते हैं, एक टेररिस्ट के लिए मोर्चा उतारते हैं। और फिर पिछले साल वो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के नाम पर उन्होंने जो मोर्चा निकाला था, वहाँ पर मदवी हिदमा के लिए ये आवाज़ उठा रहे थे कि हर घर से हिदमा निकलेगा। और मदवी हिदमा एक माओइस्ट है जिन्होंने काफ़ी मासूम लोगों की जानें ली थी और हैदराबाद की पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था। उस हिदमा को लेकर भी ये आवाज़ उठा रहे थे पिछले साल एयर पोल्यूशन के नाम पे। तो भाई मुझे एक बात नहीं समझ आती इनकी कि आप एक मुद्दे में आप बात करने के वादे करते हो, लेकिन बार बार आपका मुद्दा तो कुछ और ही बन जाता है। जब आप प्रोटेस्ट में उतरते हो तब आपका पूरा मुद्दा चेंज हो जाता है। आप बस सरकार को गिराने की कोशिश करते रहते हो और इसे आप कहते हैं क्वेश्चनिंग द सिस्टम। ये तरीका है सरकार को सवाल करने का, सिस्टम पर सवाल उठाने का हक सबको है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने सारा काम बढ़िया ही किया है, कोई ख़राब काम उन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं है। बीजेपी से भी बहुत सारी गलतियां हुई है, उनके भी बहुत सारे लूज एंड्स है। ये जो नीट पेपर्स लीक हुए 2024 और 26 में, ये बीजेपी का लूज एंड है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लूज एंड्स बीजेपी के तरफ से हुआ है, खराब काम उनके तरफ से हुआ है। मैं उन सारे खराब कामों से वाकिफ़ हूँ, मैं भी उनका सख्त विरोध करता हूँ। उन पर सवाल उठाने का हक हम सबको है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, सवाल उठाने का एक ज़रिया, एक तरीका है। हमारा तरीका सही होना चाहिए और हमारे इरादे भी सही होने चाहिए। लेकिन जिनका इरादा ये है कि हम मोदी को गिरा देंगे, मोदी को मार डालेंगे, मार कर उसके सरकार पे हम कब्जा कर लेंगे, जिनका इरादा ऐसा खतरनाक है और जिनका इरादा बस बीजेपी सरकार को गिराने का है, भाई उनके सवाल पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं बस अपने फ़ायदे के लिए, और वो सवाल उठा रहे हैं ताकि यहाँ पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए, एक एंटी इनकम्बेंसी सिचुएशन क्रिएट हो, जो बांग्लादेश और नेपाल में हुआ कि आके सारे लोग भड़क गए थे, रास्ते में उतर गए थे, बहुत बड़ा मतलब मॉब प्रोटेस्ट हुआ, मास प्रोटेस्ट हुआ। तो वो चाहते हैं कि ऐसा एक सिचुएशन इंडिया में भी क्रिएट हो ताकि जितने भी जनता है वो सब एक साथ उतर जाए हंगामा करने के लिए। इस तरह से एक एंटी इनकम्बेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और इसका फ़ायदा उठाकर ये कुर्सी पर बैठ जाएंगे और देश को बेचने का ये अपना धंधा चालू कर देंगे। तो भाई तुम्हारे अगर लीडर्स, तुम्हारे आइडल्स अगर फ्रॉड हो ना,
तो तुम्हारा ये पूरा मुद्दा, तुम्हारा ये पूरा मुहिम जो है वो तो फ्रॉड ही साबित होना है। भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम, 7,000 करोड़ का शीश महल, और इस शीश महल के अंदर 45 करोड़ का टॉयलेट जो रिमोट कंट्रोल से खुलता है। सिर्फ 5 साल के अंदर उनको इतना पैसा कहाँ से मिल गया? भाई इतना कीमती रेसिडेंस हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़िए, हमारे देश का किसी भी सीएम के पास भी शायद इतना कीमती रेसिडेंस मौजूद नहीं है। तो इतना पैसा भाई कहाँ से आया? अरविंद केजरीवाल के नाम पे जितने भी सारे वो क्या मतलब एनजीओस हैं, उन सबको फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलता है। और फोर्ड फाउंडेशन चलाता कौन है? जॉर्ज सोरोस। और जॉर्ज सोरोस का ये फंडिंग सोनम वांगचुक को भी जाता है। सोनम वांगचुक के नाम पे भी बहुत सारे एनजीओस हैं जो लेह लद्दाख के लिए लड़ते हैं, और उनका भी यही मांग थी कि लेह लद्दाख ये भी इंडिया से उनको अलग किया जाए। तो ये सोनम वांगचुक ये भी मतलब कितने बड़े घपले हैं, इस बात का सबूत मुझे अलग से देने की ज़रूरत नहीं। मतलब ये इस प्रोटेस्ट पे खुद शामिल हुए, लेकिन एक बार भी इन्होंने उन स्टूडेंट्स को लेकर आवाज़ नहीं उठाया। सोनम वांगचुक की इज्जत हर कोई करता है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान जिन पर एक फिल्म भी बन चुका है 3 इडियट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स को लेकर एक बात नहीं कही, नीट पेपर को लेकर एक बात नहीं कही। अगर आप में इतना दम नहीं है तो आप मोर्चे में उतरते क्यों है? और अगर मोर्चे में उतरते हैं तो आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आप नीट पेपर लीक के बारे में सवाल उठा सके? आपको रोका किसने था? कौन से सरकार ने रोका था आपको? तो फिर क्यों नहीं उठाया? आप एक वादा करते हो और फिर उसी वादा से मुकर जाते हो, और जब कोई और बात करने की कोशिश करे तो आप माइक को बंद कर देते हो। ऐसे चलाओगे आप देश? ऐसे आप लोगों के भरोसा जीतोगे? जनता इतना चूतिया, इतना बेवकूफ नहीं है। जनता आपके इरादे को पहचान चुका है, जान चुका है। लोग थूक रहे हैं आप पर, खासकर नीट के वो स्टूडेंट्स जिनके लिए आपने इस प्रोटेस्ट का वादा किया, वो भी थूक रहे हैं आप पर। अच्छा हुआ कि किसी भी नीट स्टूडेंट ने अपना वक्त जाया नहीं किया आपके पीछे। अगर आपका इरादा पॉलिटिकल इनकम्बेंसी क्रिएट करने का है ना, तो वो इरादा आपका कभी भी सक्सेसफुल होगा नहीं। और ये जो पेपर लीक्स की ये जो हम बातें कर रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस सरकार के अंडर भी बहुत सारे पेपर लीक्स हुए। कभी एम्स का पेपर लीक हुआ है, AIEEE का पेपर भी लीक हुआ, और हाँ PMT एग्जाम्स का पेपर 2-3 बार लीक हो गया। और भी मतलब क्लास 12 का, क्लास 10 का वो मैथमेटिक्स पेपर, CBSE का मैथ्स पेपर लीक हुआ। क्लास 12 के CBSE का अकाउंटेंसी पेपर्स लीक हुआ है। मतलब अगर मैं ऐसे कहता जाऊँ तो बहुत सारे पेपर्स लीक हुए, मतलब कांग्रेस के अंडर। ठीक है, 10-11 आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे, कम से कम 10 केसेस मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे जहाँ पे पेपर्स लीक हुए। कभी CBSE के पेपर्स लीक हुआ, एम्स का पेपर लीक हुआ, AIEEE के भी 2 बार पेपर लीक हो चुका है। यहाँ तक कि लगातार 3 बार तो मतलब ठीक से याद नहीं आ रहा है, सारे पेपर्स इनके भी लीक हुए। PMT के पेपर्स वो भी 2-3 बार लीक हुए, प्री मेडिकल टेस्ट के। तो कांग्रेस के अंडर भी काफ़ी सारे पेपर्स लीक हुए, लेकिन किसी ने कोई मोर्चा नहीं उतारा, किसी ने उन बातों पर सवाल नहीं उठाया। और SSC के पेपर भी कांग्रेस राज में लीक हुआ था, किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। और बड़ी बात तो ये है कि इन पेपर लीक्स को लेकर कांग्रेस ने कोई व्यवस्था लिया भी नहीं, कोई सख्त कानून बनाने की उन्होंने कोशिश भी नहीं करी। लेकिन बीजेपी, उन्होंने 2024 में एक प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक का एक्ट पास किया था 2024 में। पेपर लीक को लेकर
प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक्स एक्ट उन्होंने 2024 में पास किया था, जिसके तहत मतलब जो पेपर लीक करेगा उसे 3 से 5 साल की सज़ा होगी और तरह तरह के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो इस वक्त मुझे ठीक से याद तो नहीं आ रहे, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक्स वाला जो एक्ट पास हुआ था वो आप जान लीजिए, मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा वहाँ पर पॉइंट्स पर मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी पेपर्स लीक हुए, उसके बावजूद भी ये पेपर लीक्स बंद नहीं हुए। तो मानता हूँ कि ये बीजेपी का फेलियर है, ये धर्मेंद्र प्रधान साहब का फेलियर है। और मुझे माफ़ कीजिएगा कि बहुत सारे फैक्ट्स मतलब ठीक से याद करके बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई है कांग्रेस के अंडर भी, लेकिन किसी ने इन मुद्दों पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं। और जब बीजेपी के अंडर हो रहा है तो देश बिक गया, तो देश में कुछ भी मतलब अच्छा नहीं है जब बीजेपी के अंडर हुआ। मैं मानता हूँ कि पेपर लीक्स जस्टिफाइबल नहीं है, मैं इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी भी एंगल से, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हो रहा है और कोचिंग सेंटर्स इस बात के तो फ़ायदा उठाते हैं और भी लाखों में ये फीस चार्ज करेंगे और ये अपना पॉकेट भर के चले जाएंगे। तो बॉस काफ़ी स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद होता है, इस चीज़ को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई सबके लिए जानना ज़रूरी है, सच्चाई सबके लिए जानना ज़रूरी है। और आप सबका आउटरीच इतना सिलेक्टिव क्यों है? कांग्रेस के राज में आउटरीच 0 और बीजेपी राज में जितना मन चाहे आउटरीच कर लिया और फिर मोदी को डिक्टेटर का नाम दे दिया, ऐसा क्यों? और कहां से ये हिंदू मुस्लिम का एंगल, कास्टिज्म का एंगल आपने डाल दिया? मतलब हिंदू मुस्लिम जैसे कांग्रेस वालों ने कभी किया ही नहीं है। अगर बीजेपी को आरएसएस और बजरंग दल सपोर्ट करती है तो कांग्रेस को भी तो मुस्लिम लीग सपोर्ट करता है, इस बारे में बातें क्यों नहीं करते आप? और भाई कास्टिज्म की अगर मैं बात करूं ना, तो कास्टिज्म हमारे देश में सालों से चलता हुआ आया है। कांग्रेस के आने से भी पहले तब भी कास्टिज्म का ये मुद्दा था, तब भी कास्टिज्म का प्रॉब्लम था हमारे देश में, और ये आज भी हमारे देश में चलता आ रहा है। तो उसमें अकेले बीजेपी को दोष देना, ये कहा कि इंसाफ हुई। तो अगली बार अपने इस अभिजीत डिपके और कॉकरोच जनता पार्टी वालों से सवाल उठाए, आप उन पर सवाल उठाए कि उनका मुद्दा क्या था, उनका इरादा क्या था इस पूरे प्रोटेस्ट को करने के पीछे। और जब उनसे किसी ने सवाल की उस दिन प्रोटेस्ट में, तो इन्होंने बहुत उल्टा सीधा जवाब दिया। यहाँ तक कि एक महिला पत्रकार, एक महिला रिपोर्टर को उन्होंने ये इशारा किया, मिडिल फिंगर का इशारा। तो सोचिए, बदतमीजी पर ये उतर आए हैं और सिविक सेंस को लेकर भी ये सवाल उठाते हैं ना। उस प्रोटेस्ट में मतलब कितने लोगों ने खाना खरीद कर खाया और कितने सारे खाने के प्लेट्स पड़े थे जहाँ पर उन्होंने खाना भी पूरा नहीं खाया, ठीक से नहीं खाया। पूरा एरिया गंदा भरा पड़ा था, मतलब पानी के बोतलें, खाने के सारे प्लेट्स यहाँ पर ऐसे बिखरे पड़े थे। और ये सिविक सेंस की बात करते हैं, ये यूएसए की बात करते रहते हैं। सोचिए, यूएसए से आया हुआ इंसान इस तरह का घटना इंडिया में करता है और ये भारत देश को बदलने की बातें कर रहा है। सच में आपने कैसे कैसे आइडल को चुना है, अभिजीत डिपके और सौरभ दास, ऐसे फेक लोगों को आपने चुना है। अपनी आइडल्स को ना सोच समझकर चुनिए, ठीक है? अपने आइडल्स को सोच समझकर चुनिए। मैं आपसे अभी से कह रहा हूं, जब भी आप वोट डालने जाते हो ना, जरा सोचिए कि आप किसको वोट देने जा रहे हो। किसी को भी वोट देने से पहले 10 बार सोचिए जरा। मतलब इतनी सी अकल
अगर आप सब में अभी से नहीं हुई तो ये देश में एंटी इनकम्बेंसी सिचुएशन सच में क्रिएट हो जाएगा और ये अपने मंसूबों पर कामयाब हो भी जाएंगे। इनके अकॉर्डिंग बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम इंडिया से कहीं ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो इंडिया के लोग बांग्लादेश में जाके काम क्यों नहीं करते? उल्टा बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ शॉपिंग क्यों करते हैं? हमारे यहाँ अस्पताल में इलाज क्यों करवाने आते हैं? यहाँ तक कि हमारे मुल्क में आके ये सब्जी भी खरीद के जाते हैं। उल्टा उनके लोग हमारे यहाँ इलीगली क्यों घुसते हैं? अगर वहाँ के पर कैपिटा इनकम, वहाँ की जीडीपी हमसे कहीं ज़्यादा है तो इन अहम मुद्दों को लेकर भी आप बातें कीजिए। आप सरकार पे सवाल उठाते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इन पर भी सवाल उठाइए, इनके इरादे पर भी सवाल उठाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है। आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस मुझे शेयर करने से मत डरिए। मैं आप पर कोई केस नहीं करने वाला, क्योंकि ना मैं अभिजीत डिपके हूँ ना मैं केजरीवाल हूँ जो आपको पुलिस से पकड़वा के आपको मारूंगा, आप पे टॉर्चर करूंगा, और ना ही मैं राहुल गांधी हूँ जो इस तरह की गंदी हरकतें करूंगा। और इस तरह की हरकतें हमारे मोदी साहब भी नहीं करते। तो ये बातें आप लोग याद रख लीजिए। देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं है, ये सारी बातें कहने से पहले आप अभिजीत डिपके, राहुल गांधी, ये केजरीवाल और जितने भी सारे लोगों का नाम ले रहा हूं, इनके चेहरे याद कर लीजिए आप। तब आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन दबाने की कोशिश करता है, कौन पंजाब में पुलिस से पिटवाता है उन आम लोगों को जो अपने सरकार से सवाल करते हैं। पंजाब में, दिल्ली में पुलिस से कौन पिटवाता है, किसने पिटवाया था लोगों को? और पंजाब में भी नौकरी को लेकर कुछ लोगों ने सवाल क्या उठा लिया तो भगवंत मान और उनके लोगों ने उनका क्या हाल किया, वो देखिए, उसके बारे में जानिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पर सवाल उठाने से पहले। और हमारे यहाँ टीएमसी वालों ने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का क्या हाल बनाया था हमारे ममता दीदी ने, उसका भी आप खबरें लीजिए, उसके बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए बीजेपी पर सवाल उठाने से पहले। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी पर सवाल मत उठाइए, सवाल उठाइए, लेकिन सही इरादे से। कोई भी गलत मंसूबे से आप सवाल उठाएंगे तो उसको सवाल उठाना नहीं कहते। तो भाई वो तो कुछ और ही हो जाता है जब आपके इरादा गलत होता है, तो है ना। तो सवाल आप उठाइए, लेकिन आप इन पर भी सवाल उठाइए और इनकी सच्चाई आप जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप कोई फैसला लें। ये मेरी राय है आप सबको। बाकी तो आप समझदार हैं और वीडियो भी बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको सही लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सोच समझकर सही फैसला लेंगे और सही आइडल्स चुनना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।